हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यू हेवन क्लासेस में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो टॉपिक क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, दिमाग में आपको कुछ घुस नहीं रहा है, तो एक्चुअली आज का टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक एक आनुवांशिक चैप्टर से मैंने लिया है, आनुवांशिकी चैप्टर से मैंने लिया है। वो आनुवांशिकी का चैप्टर है और उसमें से जो मैंने टॉपिक उठाया है वो पहले तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और जो मेरा मेन मोटो है बताने को वो है आपका मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे आपको बताना है कि ये दोनों चीजें एक्चुअली हैं क्या। तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ी सी कहानी जाननी पड़ेगी। अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो मैं बता दूं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ठीक है। या अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोलूं कि आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अगर हिंदी वाली देखा जाए तो उसमें लिखा है एक जीन की वंशांगति और दो जीन की वंशांगति। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। और इससे पहले आपको जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बोर्ड पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। वो क्या है, आनुवंशिकी का चैप्टर जब आप शुरू करते हैं तब आपको सबसे पहले एक चीज आती है कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो देखिए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम ऐसे लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण तथा उन कैसे जाते हैं उनके प्रोसीजर का अध्ययन करने वाला जो जीव विज्ञान का ब्रांच है उसको हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स तो हो गया, एक तो होगी आनुवंशिकी, दूसरा होता है आनुवंशिकता। दूसरा शब्द आता है हेरिडिटी या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है, तो आनुवंशिकता का मतलब वो प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर से कोई एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो यहां पे आपको तीन डिफिनेशन समझ में आ गई होंगी। आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षण में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, कहने का मतलब माता पिता से बच्चों में आ गए, दादा दादी से बच्चों में आ गए, नाना नानी से बच्चों में आ गए, वो सारे लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप अपनी बॉडी में देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपके माता पिता से मिलते हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी से मिलते हैं, ठीक है, या आपके किसी दूर के रिश्तेदार से भी मिलते हैं। अब एग्जांपल जैसे कहूं, आप कहीं पे गए, वहां पे आपको किसी ने देखा, बोला यार तुम अपने नाना पे गए हो। तो अपने नाना पे कैसे गए हो, क्योंकि आपके नाना के लक्षण आप में आए हैं, तो वो जब आपको देख रहा है तो उसको आपके नाना की याद आ रही है। तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर वो उनके लक्षण आए हैं, ठीक है। और यही जो मैकेनिज्म है इसे हम आनुवंशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और ये लक्षण जो आए हैं आनुवंशिक लक्षण है। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, आंखों का रंग हो सकता है, बाल के शेप, बालों का रंग, स्किन का रंग हो सकता है, नाखून की स्थिति हो सकती है, चेहरे की बनावट हो सकती है, चेहरे की कटिंग हो सकती है, ये सभी लक्षण होते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग कहते थे कि सारे लक्षण आते हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि केवल ऐसे लक्षण आते हैं जो जनन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। जनन कोशिका का मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम, जो इसमें होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भैया, यही दोनों मिलकर के एक संतान का निर्माण करते हैं। तो यही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेकर के आते हैं। तो ये मैं ब्यौरा बता रहा हूं, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बनाऊंगा, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। इस वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में आपको चीजें मिलती रहेंगी। लगातार आप सीरीज देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबके दिमाग में बात आती थी, पर एक भाई साहब आए, उनका नाम था मेंडल। मेंडल, मैं कहूंगा पूरे बायोलॉजी की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बेचारे सबसे बदनसीब व्यक्ति थे। सबको जीते जी सम्मान मिलता है, इन्होंने जीते जी सम्मान नहीं पाया था। कैसे नहीं पाया था बताऊंगा। तो इनका जन्म हुआ था 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था 1822 में। और ये बड़े हुए, इन्होंने पढ़ाई की, ये मैथमेटिशियन थे, उसके बाद दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, ये पादरी भी थे, एक चर्च में पादरी थे, मतलब पुजारी थे। और इनका दिमाग, आपको पता है कि
पुजारी क्या करते हैं, पुजारियों को जमीन मिलती है, तो इनको भी जमीन मिली थी, इनको जमीन मिली थी तो आप खेती उती करते थे। तो थोड़ा सा इनका दिमाग जो था ना वो शैतानी वाला था, शैतान वाला था। एक्चुअली मैं इनको बुरा नहीं कह रहा हूं, शैतानी वाला का मतलब ये ज्यादा इधर उधर की ज्यादा सोचते थे। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना एक प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक थे तो इन्होंने एक प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक इतने सालों तक मटर के पौधों को उगाया और उनके लक्षणों का अध्ययन किया। ध्यान से सोचिए, इस बंदे ने इतना काम किया, उस समय तक किसी भी चीज की खोज नहीं हुई थी, ना तो डीएनए खोजा गया था, ना तो जीन खोजा गया था, कुछ भी नहीं खोजा गया था और किसी को कुछ नहीं पता था ज्यादातर। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि जब देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत सारे लक्षण आते हैं, क्योंकि हम अपने पापा की तरह दिखते हैं, अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, अपने दादा दादी की तरह, नाना नानी की तरह दिखते हैं, तो पौधों में भी यह लक्षण होगा। तो इन्होंने 1856 से 1863 तक अध्ययन किया एक पौधे में, और वो पौधा था पाइजम सेटाइवम, कहने का मतलब मीठी मटर। इन्होंने किसका उपयोग किया, मीठी मटर का उपयोग किया। भाई साहब बहुत चालाक थे, इससे इनको सब्जी मिल जाती थी, ठीक है। एक्चुअली ये सब्जी का यूज नहीं करते थे, सारे बीज को रखते थे और फिर से उगाते थे और फिर नेक्स्ट पीढ़ी देखते थे उसके पौधे कैसे हैं। तो ये मेरी थोड़ी बहुत बात समझिएगा। हमने आपसे ये बोला कि इन्होंने 1856 से 1863 तक मीठी मटर पर प्रयोग किया, पाइजम सेटाइवम पर प्रयोग किया और उनकी सभी संतति का अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 7 पीढ़ियों तक अध्ययन किया, ठीक है, 7 पीढ़ियों तक, 4 3 7, बात समझ में आई। 7 पीढ़ियों तक इन्होंने अध्ययन किया और देखा कि एक लक्षण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं। उसकी एक बुक लिखी, उसको पब्लिश करवाया। लेकिन उस समय इनसे एक बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम था डार्विन, जो कि बहुत प्रचलित थे, तो डार्विन के पीछे सब पड़े हुए थे। डार्विन जो बताते थे उसको सब सोचते थे, उसको सब करते थे। इन्होंने पब्लिश किया, इनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेचारे ने इतनी मेहनत की बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ अपने दिमाग पे थोड़ी सी मैथमेटिकल चीजों से इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन भाई साहब की बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत के कुछ सालों बाद, ध्यान से सुनिएगा, इनकी मौत के कुछ सालों बाद हुआ क्या कि 3 वैज्ञानिक निकल के आए जो इनके लिए मसीहा का काम किए। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? वो 3 वैज्ञानिक थे, एक तो थे डिब्रीज, ह्यूगो डिब्रीज थे एक्चुअली, ठीक है, इनका नाम ह्यूगो डिब्रीज था। दूसरा, ये उत्परिवर्तन दिए थे, यह बात याद रखिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत भाई साहब ने दिया था, ठीक है। दूसरे थे शेरमार्क, तीसरे थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक, इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने मेंडल के उस आर्टिकल को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा कि यार भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका एक निचोड़ बनाया और उनसे 3 नियम बनाए, ठीक है। और वो 3 नियम जो थे, उन नियमों को इन्होंने नाम दिया मेंडल के सम्मान में मेंडल का नियम। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नियम है, इन्होंने कहा कि ये मेंडल का नियम है। तो ये बात समझ में आई। तो मेंडल के नियम कहां से निकले? एक्चुअली मेंडल के नियम मेंडल के प्रयोग से ही निकले थे, लेकिन उसको निकालने वाले ये 3 वैज्ञानिक थे, त्रिमूर्तियां थे, डिब्रीज, शेरमार्क, कार्ल कॉरेंस। और इन्होंने कब इसे काम किया था? 1900 में। कब किया? 1900 में। बात समझ में आई? अच्छा, तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं बताने वाला हूं, एक्चुअली थोड़ा सा पहले जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, जो मेंडल का नियम आया था उस नियम को कैसे लाया गया। कहने का मतलब मेंडल ने जो चीज प्रकाशित की थी पेपर में वो क्या था, मतलब फिर से सुनिएगा, उन्होंने मैं ये कहने वाला हूं कि मेंडल ने एक्चुअली प्रयोग क्या किया था, कैसे किया था, किस चीज का किया था, ये जान लो। ये जानोगे तो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मीठी मटर पर किया था। मीठी मटर का मतलब स्वीट पी, पाइजम सेटाइवम, मीठी मटर पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना? अब इतना समझ लीजिए, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन करना था। तो मटर का पौधा इन्होंने क्यों चुना? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो मटर का पौधा था
वो एक वर्षीय पौधा था, मतलब 1 साल में होता था, फल आते थे, फूल आते थे, सब कुछ खत्म हो जाता था, ठीक है, मतलब फसल तैयार हो गई। अब सोचो अगर भाई साहब ने आम का पौधा लिया होता तो इनकी पूरी जिंदगी बीत जाती, इनकी पूरी जिंदगी बीत जाती और आम का फल ही ना आता, ठीक है, जो बीज से उगता उसमें फल ही ना आता। तो इसी वजह से इन्होंने आम का या दूसरी चीज का पौधा नहीं लिया। एक तो कारण ये हो गया कि 1 वर्षीय पौधा था, तो अब बोलोगे यार 1 वर्षीय पौधा तो बहुत होता है ना, लेकिन नहीं, और भी कुछ कारण थे। दूसरा कारण था, अगर आप इसका फूल देखोगे तो इसका फूल कुछ इस तरह का होता है कि बाहर से बिल्कुल बंद होता है और इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब इसमें हमेशा और हमेशा स्वपरागण होता है, अपने आप परागण होता है, इसमें किसी कीट उट के द्वारा परागण नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि जब पीढ़ी का अध्ययन कर रहे हैं तो जो परागण कराएंगे हम अपने हिसाब से कराएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कराएंगे। तो अगर इसमें पर परागण होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से मेंडल ने क्या किया, इस मटर के पौधे को लिया, मटर के पौधे का उपयोग किया। देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मटर का पौधा आसानी से 2 किस्म का मिल जाता है, आसानी से मटर के 2 किस्म के पौधे मिल जाते हैं। एक्चुअली एक मैं आपको बताऊं, एक होता है सब्जी वाली मटर, एक होती है दाल वाली मटर। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप समझ जाइए, ठीक है। सब्जी वाली मटर और दाल वाली मटर कैसी होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सब्जी वाली जो मटर होती है वो हरी होती है और झुर्रीदार होती है, अगर उसका बीज देखोगे तो, ठीक है। एक तो ये प्रणाली होती है, मतलब एक किस्म होती है ये। और दूसरी जो दाल वाली मटर होती है ये बिल्कुल छोले वाली होती है, ऐसे गोल होगी, और गोल होगी तो उसके बाद जिसके ऊपर की फली होगी वो पीली होगी। एक तो ये मटर आपने देखा होगा, दोनों मटर, ठीक है। तो ये 2 मटर उन्होंने उपयोग किया था और ये आसानी से किस्म मिल जाती है और इनमें एक दूसरे में जनन भी होता है, ये भी याद रखना, इन दोनों में एक में जनन भी होता है। इसी वजह से इन्होंने इसका उपयोग किया, इस पौधे का उपयोग किया, नहीं तो ये किसी दूसरे पौधे का उपयोग करते। तो ये तो हो गया इन्होंने इसका उपयोग क्यों किया। लेकिन मैं इतना बता दूं कि और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं सभी चीजों को डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा मोटो ये नहीं है, आपको पता है, ठीक। अभी इतना आपको समझ में आ गया। अब भाई साहब ने किया क्या था, भाई साहब ने क्या किया कि अपने हिसाब से संकरण करवाया और मटर के 7 लक्षणों को इंगित किया और उन्हीं 7 लक्षणों की वंशांगति को उन्होंने पढ़ा था, मतलब उन्होंने उसका अध्ययन किया। 7 लक्षण कौन कौन से थे, अब सुन लीजिए, ऐसे इस पे लिख नहीं रहे हैं। 7 लक्षण कौन कौन से थे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो था बीज के बारे में, बीज का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, या बीज चोल का रंग बोल सकते हो आप, जो सीटकोट होती है, हरी होती है या पीली होती है। तो बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, और फूल की स्थिति, जो उसकी पुष्प है उसकी स्थिति क्या है, वो कहां पे है। उसके बाद तने की लंबाई, तने की लंबाई या तने की ऊंचाई होती है, ठीक है। और फूल का, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया बीज का रंग, बीज का रंग, कलर ऑफ सीड, और बीज का आकार, मतलब आकार, शेप ऑफ सीड, ठीक है। उसके बाद फली का आकार, फली का शेप, ये पॉड होती है, ठीक है। फली का रंग, ठीक है। तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई में उसकी लंबाई, एक तो पौधा लंबा होगा, एक पौधा बौना होगा, ठीक है। तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने 7 लक्षण लिया। इतने 7 लक्षण इन्होंने लिए थे और इन्होंने 7 लक्षण का अध्ययन किया था। बात समझ में आई। और अब हमें अपने टॉपिक्स में, चाहे वो क्लास 10th का हो या 12th का हो, दोनों टॉपिक में हमको क्या करना है, इन्हीं 7 लक्षणों में से 1 और 3 लक्षणों का अध्ययन करना है। एक्चुअली 3 का नहीं करना है, हमें एक बार केवल 1 लक्षण का अध्ययन करना है कि वो कैसे वंशांगत होता है, और दूसरी बार 2 लक्षण का की वंशांगति का अध्ययन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब इन्होंने तो 7 लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन किया था और ये 7 लक्षण आपको याद होने चाहिए। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी हमने यहां पे लिखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक जीन की वंशांगति या 2 जीन की वंशांगति, या एक संकर संकरण या 2 संकर संकरण, ये हमारे सिलेबस में है, चाहे 10th हो या 12th हो।
तो हमको क्या पढ़ना है, एक बार एक लक्षण की वंशांगति पढ़नी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन की वंशांगति या 2 लक्षण की वंशांगति पढ़ना है। तो ये मेरी बात थोड़ा सा अगर आपको समझ में आई हो तो मैं इसकी परिभाषा दे दूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा संकरण होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा या वैज्ञानिक के द्वारा एक जीन की वंशांगति का अध्ययन किया जाता है या केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए अब की बार थोड़ा सा इजी वे में, ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण ऐसा संकरण होता है जिसमें केवल एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम केवल पुष्प का रंग देखें और यही देखें कि पुष्प का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है, इसको हम कहेंगे एक जीन की वंशांगति। और अगर हम 2 जीन ले लें या 2 लक्षण ले लें कि पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति, दोनों लक्षण को साथ में ले लें और तब देखें कि ये दोनों लक्षण साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे 2 जीन की वंशांगति या द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। अगर हम 3 ले लें तो इसको कहेंगे 3 जीन की वंशांगति, त्रिसंकरण या ट्राई हाइब्रिडाइजेशन या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने क्या किया था भाई साहब ने 7 लक्षण का अध्ययन किया था। आपके पास दिमाग बहुत है लेकिन मेंडल जितना अभी नहीं है, इस वजह से आपके सिलेबस में केवल एक जीन की वंशांगति और 2 जीन की वंशांगति, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड रखा गया, नहीं तो 7 जीन की वंशांगति भी आपके सिलेबस में रख दिया जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मिलेंगे और उसमें आपको यह बताएंगे कि एक्चुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। कहने का मतलब जो ये लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, और बिल्कुल दावा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा अगर आप दिमाग लगा के मेरे वीडियोस को देखोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।